आपके पास बनेगा वो बनेगा आपके पास, इसको बोलते थे आपके पास प्लैंक कांस्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी और फोटोन की बात कर रहा हूँ मैं, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, स्लैश डाल के इसको लिख सकते हैं आप प्लैंक्स कांस्टेंट। एक साइंटिस्ट था प्लैंक्स कांस्टेंट, ये उसने आपको बताया था रिलेशन, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं उनके दरमियान रिलेशन देखना चाहता हूँ तो जो रिलेशन था वो आपके पास ये है, कैपिटल E इज इक्वल्स टू एच स्मॉल में आएगा मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एफ, इसको बोलते थे प्लैंक कांस्टेंट, E इज इक्वल्स टू एच एफ। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। एनर्जी बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो फोटोन की एनर्जी बढ़ रही होगी, इसका मतलब होगा सबसे ज़्यादा एनर्जी होती थी आपके पास गैमा की, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी गैमा की होगी। तो E इज इक्वल टू एच एफ जो है ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें E का मतलब एनर्जी है, E का मतलब क्या आपके पास एनर्जी है। अगर मैं E की बात करूं तो E का मतलब बनेगा एनर्जी ऑफ फोटोन, का मतलब बनेगा एनर्जी ऑफ फोटोन। H का मतलब बनेगा प्लैंक कांस्टेंट, H कहलाता था आपके पास ये स्मॉल h है, स्मॉल h कहलाएगा आपके पास प्लैंक कांस्टेंट। स्मॉल h का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी आपके पास डाटा बुकलेट में वैल्यू गिवन होगी। और f का मतलब है फ्रीक्वेंसी, स्मॉल f है, इस स्मॉल f का मतलब है आपके पास फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास फोटोन की, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। क्योंकि आपके पास फोटोन जो होते हैं वो EM रेडिएशन होती है, इट हैज़ नो मास, राइट। तो E इज इक्वल टू एच एफ, और प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आपके पास डाटा बुकलेट में गिवन होगी, वैल्यू होती है वो 6.63। चेक करो तुम्हारे कैलकुलेटर के अंदर, देखो कैलकुलेटर में एच का वैल्यू नजर आ रही है 6.63 टाइम्स 10 टू द पावर -23। चेक करो कैलकुलेटर में लिखी हुई होगी। किस नंबर पे चेक करके बताओ मुझे क्या आ रही है वैल्यू, 6.63 टाइम्स 10 पावर 23 माइनस की और उसकी यूनिट बनेगी जूल सेकंड। चेक करो वैल्यू नजर आई है आपको अपने कैलकुलेटर में, और यूनिट उसकी होगी जूल्स सेकंड, क्योंकि एनर्जी होती थी जूल्स में, फ्रीक्वेंसी होती थी हर्ट्स में, हर्ट्स जाके डिवाइड होगा, हर्ट्स का रेसिप्रोकल होता था आपके पास सेकंड, जूल सेकंड इसकी यूनिट बनेगी 6.63 टाइम्स 10 पावर -23। क्या ये वैल्यू आपको नजर आई कैलकुलेटर में? वरना कोई से भी पास पेपर करें, पास पेपर के अंदर जो पहला पेज होता है जिसके अंदर कांस्टेंट गिवन होते हैं, उस कांस्टेंट में वैल्यूज लिखी हुई होती है। रुको मैं स्क्रीन चेक कर लूँ एक दफा। एच की वैल्यू 6.63 टाइम 10 पावर -23 होती है, अगर मैं कंफर्म कर लूँ तो। मैं पास पेपर खोला है एक अपने पास, मैं उसके कांस्टेंट वेरिएबल से देख रहा हूँ। स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, म्यू गिवन है, ई नॉट 6.63 टाइम का -34 है, सॉरी 33 नहीं 34 है, और इस वैल्यू पे डाउट था इसलिए मैंने कहा चेक कर लूँ, 34 है। हाँ, एक्सपोनेंट 34 बिल्कुल सही है, अब्दुल रहमान।
तो जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 34 आ रही है, 23 नहीं है, 34 है वैल्यू। 6.63 टाइम्स 10⁻³ जूल सेकंड। तो ये आपके पास कहलाता था E इज इक्वल टू एच एल। तो इस फॉर्मूले की मदद से अगर एग्जामिनर आपको फ्रीक्वेंसी पूछता बताता है तो आप किसी भी फोटोन की क्या बता सकते हो, एनर्जी बता सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एच एल। एच का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू डाटा बुकलेट के अंदर गिवन है 6.63 टाइम्स 10⁻³ तो अगर मैं एनर्जी वर्सेस फोटोन की फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊं तो आई एम गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इस फॉर्मूले को देखते हुए, जिसमें आपके पास एनर्जी होगी वाई एक्सिस के ऊपर, अगर मैं एनर्जी को प्लेस करता हूं, एनर्जी प्लेस करता हूं मैं वाई एक्सिस पे इन टर्म्स ऑफ जूल्स, और फ्रीक्वेंसी प्लेस करता हूं मैं आपके पास एक्स एक्सिस पे इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज। तो आपके पास अगर एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का आप ग्राफ बनाएं तो यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आपके पास एक ग्राफ बनेगा जो ओरिजिन से पास हो रहा होगा, और इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो आपको प्लैंक कांस्टेंट बताएगा। ग्रेडियंट किसके बराबर होगा, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। ग्रेडियंट आपको प्लैंक कांस्टेंट बता रहा होगा। तो जब भी एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओगे आपके पास क्या मिलेगा, प्लैंक कांस्टेंट मिलेगा। तो ये आपके पास पहला रिलेशन था फोटोन का। फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, E इज इक्वल टू एच एफ। अब एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होगा, ये मैंने पहला रिलेशन बताया था। एनर्जी एंड वेवलेंथ, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन आप बताएंगे मुझे, रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकाल के बताइए। हरी अब तो अगर आपने रिलेशन बताना हो एनर्जी और वेवलेंथ का फोटोन का, तो आप रिलेशनशिप, नहीं मुझे फॉर्मूला चाहिए। इमरान तुम सही कह रहे हो, एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो रही होगी, इनवर्स रिलेशन होगा, मगर मुझे फॉर्मूला चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एच एफ, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया। E इज इक्वल टू एच एफ अगर मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें एनर्जी आ रही हो, वेवलेंथ आ रहा हो, लैम्डा। सैयद उजैर, अली सिद्दीकी की गलती की है। इमरान तुमने भी ये गलती की है। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, एक सेकेंड, और किसी ने रिस्पॉन्स किया है, रोके, और किसने रिस्पॉन्स किया है, सफ़ान, एच एम के, कुर्बान, बिल्कुल सही है। एच सी अपॉन एफ, ठीक है, एफ क्या है, एच सी अपॉन लैम्डा। जुनैद बिल्कुल सही है। एच वी अपॉन लैम्डा नहीं आएगा, एच सी अपॉन लैम्डा आएगा। एच सी अपॉन, सर क्या फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी से ड्राइव होगा, नहीं फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी से ड्राइव नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होगा फोटोन, फोटोन का मास होता ही नहीं। फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, इट हैज नो मास। तो एच सी अपॉन लैम्डा आपके पास बनेगा फॉर्मूला। हाफ एम वी स्क्वायर इसलिए नहीं लगा सकता बिकॉज फोटोन हैज नो मास, फोटोन को कोई मास नहीं होता। इमरान बिल्कुल सही है। अब एच सी अपॉन लैम्डा याद रखें, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ओ लेवल्स के अंदर, स्पीड ऑफ वेव, आपने फॉर्मूला ओ लेवल्स में पढ़ा था, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके पास राइटिंग में। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इज द फॉर्मूला ऑफ वेव स्पीड, सिंस v बराबर हो जाएगा c के, इसका मतलब हो जाएगा c बराबर हो जाएगा एफ लैम्डा के। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में से लैम्डा को सब्जेक्ट बनाऊं, सॉरी फ्रीक्वेंसी को, तो फॉर्मूला बन जाएगा c अपॉन लैम्डा, राइट। और आपको फॉर्मूला पता था E इज इक्वल्स टू एच एफ।
तो अगर मैं एफ की जगह पे इसकी वैल्यू डाल दूं तो आपके पास एनर्जी निकालने का फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बनेगा एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू एच, लैम्डा की जगह सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, सी अपॉन लैम्डा। तो इसका मतलब बन जाएगा आपके पास, आप जो फॉर्मूला लिख सकते हैं वो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं एच, और यहाँ लिखूंगा मैं एफ की जगह सी अपॉन लैम्डा। तो एच सी अपॉन लैम्डा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ। तो एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, E बराबर था एच सी अपॉन लैम्डा के। और जो बात मुझे सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं बता देता हूँ अभी, आपके पास फोटोन का कोई मास नहीं होता, फोटोन हैज नो मास। फोटोन इज अ पैकेट ऑफ ईएम रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आपने कोई मास नहीं पढ़ा है कभी भी, चाहे वो रेडियो वेव हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे वो गैमा हो। तो अगर मैं आपसे फोटोन के मास की वर्ड यूज करोगे तो फोटोन हैज नो मास, फोटोन का कोई मास नहीं होता। तो अभी तक आपने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, पहला फॉर्मूला पढ़ा आपने E इज इक्वल टू एच एफ, दूसरा फॉर्मूला पढ़ा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला जब इस्तेमाल करोगे जब आपको वेवलेंथ पता होगी। और V is equal to F lambda is the formula of wave speeds. All electromagnetic waves travel with the speed of light. That's why V becomes C. तो C is equal to F lambda. F को सब्जेक्ट बनाया C upon lambda. E is equal to HF. H की जगह F की जगह मैंने C upon lambda डाल दिया, तो फॉर्मूला बन गया E is equal to HC upon lambda। तो ये फॉर्मूला शो कर रहा है जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही होगी लैम्डा आपके पास क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। H और C कांस्टेंट है, H और C जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, क्योंकि ना H चेंज हो रहा होगा ना C चेंज हो रहा होगा, मगर एनर्जी के साथ लैम्डा जो होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो जैसे जैसे एनर्जी कम होती चली जाएगी वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी, राइट। अब इन दो फॉर्मूलों को इक्वेट करके मैं कुछ और फॉर्मूले बना सकता हूँ, अगर उसको बनाने से पहले आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए फोटॉन्स की। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, ये दो फॉर्मूले समझ में आए, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। क्योंकि अभी जो किसी ने सवाल पूछा था ना कि हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट नहीं कर सकते, तो मुझे उससे पता चला कि तुम लोग को प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। 6 या 7 प्रॉपर्टीज हैं, पेपर में 3-4 आए थी 4 मार्क की। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन की बात करूंगा तो फोटॉन की जो मैं प्रॉपर्टीज लिख सकता हूँ वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है देख लेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स के अंदर जो जो चीजें आएंगी आपके पास वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो देख लें आपके पास। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन, तो फोटॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं, नंबर 1, नंबर 1, फोटॉन हैज नो मास, यानी कि मास इसका 0 होता है। फोटॉन हैज नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। ऑल फोटॉन्स, ऑल फोटॉन्स, अब मैं ऑल फोटॉन्स का मतलब है 7 टाइप की फोटॉन की बात कर रहा हूँ। ऑल फोटॉन्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब ऑल फोटॉन का मतलब बनेगा रेडियो का फोटॉन हो, स्पीड ऑफ लाइट। ऑल फोटॉन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। बेटा जब चार्ज ही नहीं बोल रहे तो इसका मतलब है ना न्यूट्रल है, मगर न्यूट्रल के लिए एक्चुअल में मास होना चाहिए ना, इसका मास भी नहीं होता है। इट इज ईएम रेडिएशन। एक्चुअल में फोटोन होते क्या है, ना इनका मास है ना इनका चार्ज है, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो एक्चुअल में फोटोन है क्या, फोटोन इज द पैकेट ऑफ ईएम रेडिएशन।
Photon is a packet of EM radiation. अच्छा, all photons obeys laws of reflection and refraction. So all photons obey laws of reflection and refraction. Right. और सोचिए क्या हो सकता है? 6 तो हो गई है, नहीं 5 हुई है। छठी प्रॉपर्टी आप बना सकते थे वेवलेंथ की, नेचुरल होता है, इनको ट्रैवलिंग मीडियम नहीं होता, जाहिर सी बात है। जब मैं बोल रहा हूँ देर ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, उसका मतलब होगा देर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल। इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती, राइट। तो फोटोन हैज नो मास, फोटोन हैज नो चार्ज, ऑल photons travel with the speed of light. Photon is the packet of EM radiation. All photon obey laws of reflection and refraction. नंबर 6 प्रॉपर्टी जो बनेगी वो बनेगी आपके पास नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में किसी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं होगी क्योंकि इन पे चार्ज ही नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बन सकती थी नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्शन दे रहा था, मगर इसमें कोई चार्ज ही नहीं होता। तो नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दीज आर दी 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। और मैं फोटॉन्स का मतलब ले रहा हूँ रेडियो वेव, माइक्रोवेव, गैमा रेज, ये सारे के सारे फोटॉन्स हैं। ओ लेवल्स में हम इसको एम रेडिएशन कह देते हैं, ए लेवल्स में इसको बोलते हैं 7 टाइप्स ऑफ फोटॉन्स। दरवाजा सही से बंद करो, खींच का दरवाजा सही से बंद करो, राइट। तो दीज आर दी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। नो मास, नो चार्ज, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, इसका मतलब 3 × 10⁸, obeys laws of reflection and refraction, no deflection, electric and magnetic field. तो these are the 7 fundamental properties। इसकी बिहाफ के ऊपर आप इन 7 प्रॉपर्टीज में से कोई सी भी 3 प्रॉपर्टीज पेपर में लिख सकते हैं अगर वो प्रॉपर्टीज पूछता है। और एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या था? एनर्जी बराबर होती है, मैं अगर एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी ऑफ फोटोन, तो फोटोन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है वो मैंने लिख दिया आपके पास। 2 फॉर्मूले हैं आपके पास। पहला फॉर्मूला है कैपिटल ई इज इक्वल्स टू स्मॉल एच मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एफ, और दूसरा फॉर्मूला बनेगा कैपिटल ई इज इक्वल्स टू स्मॉल एच सी स्लैश लैम्डा। अब लैम्डा की अभी सिंबल मुझे नजर नहीं आ रही है, so these are the 2 formulas of energy of photons। अब इसका न्यूमेरिकल लिखेंगे। जो सनलाइट होती है वो विजिबल लाइट तो होती है हमारे पास, दैट इज द पार्ट ऑफ ईएम रेडिएशन। सही कह रहा है हसान अहम खान, बिल्कुल सही कह रहा हो। जो सन की लाइट होती है वो विजिबल लाइट के रीजन में आती है ना, उसमें कुछ पोर्शन विजिबल लाइट का होता है, कुछ पोर्शन यूवी रेडिएशन है। ये सारे के सारे फोटॉन्स ही तो होते हैं। तो सनराइज जो हमारी सनलाइट, सन से जो लाइट आ रही है जिसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट, दैट इज फोटॉन्स। उसी से क्वेश्चन आता है यूवी लाइट का, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दैट इज द पार्ट ऑफ फोटॉन्स। तो ये 2 फॉर्मूले अभी आपने पढ़ा है एनर्जी निकालने के, राइट। अब देखो उसका क्वेश्चन नंबर 1। The frequency of photon is 450 megahertz। The frequency of photon is 450 megahertz।
ड्यूल नेचर अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए मैं प्रॉपर्टीज में ड्यूल नेचर नहीं आएगा, ड्यूल नेचर इसके बाद आएगा, राइट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज 350 मेगाहर्ट्ज। एक फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी 350 मेगाहर्ट्ज है, राइट। और ड्यूल नेचर लाइट की होती है, फोटोन की नहीं है। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन। सेकंड पार्ट, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। पहले पार्ट में एनर्जी निकालनी है, दूसरे पार्ट में लैम्डा निकालना है। और तीसरा पार्ट, मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये जो बहुत होशियार बंदे थे ना, ड्यूल नेचर पे जो पहुंच गए हैं, उनके लिए सवाल है। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मास फोटोन का 0 होता है। बिल्कुल गलत कहना जुनैद साहब आप। जिन साहब ने ड्यूल नेचर का वर्ड इस्तेमाल किया उनके लिए सवाल है ये। बहुत होशियार बंदे थे ना ड्यूल नेचर। अब निकालो जरा मोमेंटम। मोमेंटम का मास 0 होता है। मोमेंटम का मास 0 है। अगर आपके पास मास 0 है, मोमेंटम होता है। अब कैसे होता है ये बात आपने सोच ली है। और जो कुछ आपको पढ़ाएगी उसी में से आएगा, तो यानी कि उसी से निकाल सकते हैं आप फोटोन। एक फॉर्मूला मुझे भी ड्राइव करना था मोमेंटम के लिए, मगर आपने वर्ड इस्तेमाल किया लिए ड्यूल नेचर का। कौन सा आप थे वो, नाम तो मेरे ध्यान से निकल रहा है अभी। तो ये सवाल उनके लिए जिन्होंने वर्ड यूज किया ना ड्यूल नेचर का और फोटोन की, उनके लिए सवाल है। मोमेंटम निकाल के बताइए, शाबाश। पहला पार्ट है एनर्जी ऑफ फोटोन, सेकंड पार्ट है वेवलेंथ, थर्ड पार्ट है मोमेंटम। निकालिए जरा। मोमेंटम 0 नहीं आएगा। एनर्जी आ रही है 2.3 टाइम्स 10 पावर -22 जूल्स। ये आंसर है, ठीक है। सेकंड पार्ट का निकालें। सर एनर्जी इनटू डिस्टेंस ट्रेवल वुड बी मोमेंटम। एनर्जी इनटू डिस्टेंस, तो बेटा आपके पास ये कौन सी लेकर आ गए तुम। एनर्जी इनटू डिस्टेंस ट्रेवल वुड बी मोमेंटम। एनर्जी को मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो मोमेंटम आएगा। एनर्जी इनटू डिस्टेंस, तो तुमने सोचा E इज इक्वल टू एफ इंटू डी। नहीं, एनर्जी इनटू डिस्टेंस तो फोर्स भी नहीं बनता। मोमेंटम तो 0 होगा सर, मास जब नहीं होता। जी कुर्बान साहब, आपकी लॉजिक तो सही है मगर आंसर ये नहीं है। इसका मास 0 होता है मगर मोमेंटम होता है। कौन सा आपने जिन्होंने ड्यूल नेचर का वर्ड इस्तेमाल किया है उनसे पूछें। ड्यूल नेचर ऑफ मोमेंटम, जो कुछ आपने पढ़ा है ना उसी से इस्तेमाल होगा, ऐसी कोई नहीं। मगर फॉर्मूला आपने खुद ड्राइव करना होगा मोमेंटम का। मोमेंटम का मास 0 होता है, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि रेडियो वेव का मास इतना है, माइक्रोवेव का मास इतना है। ऑल EM रेडिएशन हैज 0 मास। इन वेव्स का कोई मास नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आप धूप में 2 घंटे रहते तो आपका मास बढ़ जाता, क्योंकि आपकी बॉडी से आके फोटोन हिट कर देते। जब हम धूप में रहते हैं तो विजिबल लाइट हमारी बॉडी पे आके स्ट्राइक करती है। अगर लाइट का मास होता, तो अगर आपका मास 60 kg और 2 घंटे धूप में रहते तो हो सकता है आपका मास 60.5 kg हो जाता, क्योंकि फोटोन का अगर मास होता तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही होते वो सनलाइट। ऐसा नहीं होता। फोटोन, ऑल फोटोन हैज 0 मास बट इट हैज मोमेंटम।
चले बताए पहला पार्ट कैसे किया है। इमरान ने किया था पहला पार्ट करने के लिए आपके पास इज इक्वल टू एच एफ इस्तेमाल करेंगे आप। अगर मैं पहला पार्ट कराने के लिए जाता हूँ तो पहले पार्ट के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे एनर्जी ऑफ फोटोन का। आपके पास कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू एच एफ। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट करने के लिए जाऊंगा तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा इज इक्वल टू एच एफ। आपके पास है 6.6। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप पहला पार्ट करने के लिए जाएंगे, जो जो ज्वाइन होते आ रहे हैं वो देखते चले जाएं। तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा इज इक्वल टू एच एफ। तो आपको एच पता थी 6.63 टाइम्स 10 पावर माइनस 34, 10 पावर माइनस 34, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी बताई थी 350 टाइम्स 10 टू दी पावर 6। इसका मतलब बनेगा जब आपके पास 6.63 टाइम्स 10 पावर माइनस 34 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस 34 मल्टीप्लाई होगा 350 टाइम्स 10 पावर 6 से, तो आंसर आएगा 2.3 टाइम्स 10 पावर माइनस 25। 2.3 टाइम्स 10 टू द पावर तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। स्क्रीन शेयरिंग पार्ट को नहीं भी करना चाहिए। ये आ गया फोन, ये आ गया, स्क्रीन आ गया। जी अली सिद्दीकी, आप सही सोच रहे हैं आप। तो आंसर आपके पास आएगा, वेरी गुड अली, तुमने थर्ड पार्ट सही सॉल्व किया है। तो 2.3 टाइम्स 10 पावर माइनस 25 आ रहा है मेरे पास तो आंसर, माइनस 25 जूल्स। क्या आपका भी आंसर ये आता है एनर्जी का? तो दिस इज द आंसर ऑफ एनर्जी। देखो दूध लाना है, इसको बोलो रुको, जाओ नहीं रुको, उसको रोको। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट निकालना था लैम्डा। अरे दूध वाला होगा। तो सेकंड पार्ट आपके पास एनर्जी आ चुकी थी। एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए आप निकाल लो लैम्डा, या सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अगर आप सी इज इक्वल टू तो सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा को इस्तेमाल करते हुए आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। तो आपने सेकंड फॉर्मूले के लिए इस्तेमाल किया सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा
सी आपको पता था 3 इंटू 10 पावर 8, फ्रीक्वेंसी आपको पता थी 350 इंटू 10 पावर, तो 350 इंटू 10 पावर, तो 350 इंटू 10 पावर 6 और लैम्डा इज अननोन। तो जब 3 इंटू 10 पावर 8 को डिवाइड करेंगे 350 इंटू 10 पावर 6 से, तो आपके पास लैम्डा जो आ रहा है वो शामिर का आ रहा था 0.85 मीटर। तीसरा पार्ट सही है रबिया, सही है 0.857, बिल्कुल सही है। अब लास्ट पार्ट आपके पास है जिसके लिए मैंने पूछा था मोमेंटम। मास होता है जीरो, तो मास इंटू वेलोसिटी तो लगा नहीं सकते, राइट। अब आपने फर्स्ट फॉर्मूले को सेकंड फॉर्मूले को इक्वेट करना है। फर्स्ट फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू एच एफ। सेकेंड फॉर्मूला आपने पढ़ा था आपके पास E बराबर है एच सी अपॉन लेमडा के, सही है। तो एच सी अपॉन लेमडा, तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट करूं, ठीक, तो अगर मैं दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट करता हूँ तब भी आपके पास रिलेशन नहीं बनेगा। सिंस मोमेंटम की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने, रुक जाएगी। अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, मोमेंटम होता था पी, क्या पढ़ा था आपने, पी बराबर होता था एम वी के। इसके बराबर पढ़ा था आपने पी इज इक्वल्स टू एम वी। और एक चीज़ आपने और पढ़ी थी, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप ओरिजिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर मैं आपके पास इस फॉर्मूले में से एम सी कर दूं और सी कर दूं, सी का स्क्वायर का मतलब था सी डॉट सी, तो मास मल्टीप्लाई बाई स्पीड, इसको क्या कहते थे, मोमेंटम। तो एनर्जी बराबर होती है पी डॉट सी के, ये फॉर्मूला था। इनमें से किसी को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एच लैम्डा, एक सेकंड रुको रुको रुको, नहीं जो तुम बात बोल रहे हो रुको एक मिनट, करा रहा हूँ। एक सेकंड, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था इसका, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे थे। तो अगर मैं एम सी को अलग कर लूँ तो सी अलग हो जाएगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, एनर्जी बराबर होगा एम सी इंटू सी के। इसका मतलब होगा आपने, एम सी का मतलब होता था मोमेंटम, तो एनर्जी बराबर होगी मोमेंटम, एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, एनर्जी बराबर हो जाएगी मोमेंटम मल्टीप्लाई बाई स्पीड ऑफ लाइट। ये एक फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल्स टू पी सी। तो आपके पास E इज इक्वल्स टू पी सी इज द फॉर्मूला इन विच एनर्जी एंड मोमेंटम आर इन्वॉल्व। तो आपको एनर्जी पता है, आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है, एनर्जी को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करोगे मोमेंटम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोमेंटम। आप लोगों ने किस तरह से किया है, किसी का आंसर आ रहा है, बताएं मुझे ज़रा। एनर्जी मैंने कितनी बताई थी, एनर्जी है 2.3 टाइम्स 10 पावर माइनस 25 बराबर होगा, मोमेंटम इज अननोन, स्पीड होती थी 3 इंटू 10 पावर 8 की। तो मोमेंटम का जो आंसर आएगा, तो जो मोमेंटम का आंसर आएगा वो आपके पास बताएं कितना आ रहा है। तो मोमेंटम का आंसर जो आपके पास आ रहा होगा वो हो जाएगा 2.3 टाइम्स 10 पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 पावर 8। तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा और उसकी वैल्यू आएगी 2.3 टाइम्स 10 पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 पावर 8, 7.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 34 और उसकी यूनिट होती थी न्यूटन सेकंड। ये आंसर आ रहा है मोमेंटम का मेरे। अब आपका आंसर क्या रहा है बताएं मुझे ज़रा, एक सेकंड चैट देख लूँ मैं। 7.74 टाइम्स 10 पावर माइनस 34, 7.76, सही है।
स्क्रीन चली गई है, स्क्रीन शेयर हो रही है। कुर्बान वो तो बंद हुआ था 1 मिनट के लिए शायद जब मैसेज किया। आप खाली फ्रेश नहीं करेगा 5 मिनट 10 मिनट छोड़ चुके अपना टाइम ले लीजिए। आप लोग का आंसर क्या आ रहा था? अली तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था? ये आंसर आ रहा था तुम्हारा? तो सर बगैर मास के मोमेंटम कैसे होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। याद रखिए यहाँ से स्टार्ट होती है ड्यूल नेचर। मैं इसीलिए सवाल पर लेकर आया हूँ ताकि आपके दिमाग में सवाल आए, क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ते आए थे बचपन से लेके एएस तक, इवन A2 में मिड टर्म तक आपने अभी तक पढ़ी न्यूटॉनिक फिजिक्स। आज की क्लास में आप स्टार्ट कर रहे हो क्वांटम फिजिक्स। तो वो सारे फिनोमिना जो आपके पास न्यूटन फिजिक्स के अंदर वैलिड थे, वो आपके पास आइंस्टाइन की फिजिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में वैलिड नहीं रहते। अब आपके दिमाग में सवाल है, तो मोमेंटम तो प्रोडक्ट होता था मास इनटू वेलोसिटी के। आपने तो पढ़ा था मोमेंटम बराबर होता था मोमेंटम बराबर, आपने तो पढ़ा था मोमेंटम बराबर होता था किसके? आपने पढ़ा था मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो इसलिए आपके दिमाग में ये बात अटकी हुई है कि अगर मोमेंटम निकालना है तो मास होना चाहिए, मगर फोटॉन्स का मास होता ही नहीं। तो वो सारी बातें जो न्यूटॉनिक फिजिक्स में सही थी, आइंस्टाइन फिजिक्स में आगे गलत हो जाती थी। इसलिए मैंने सवाल फ्लोट किया था। अब यहाँ से आपके पास तो यहाँ से आपके पास स्टार्ट होती है ड्यूल नेचर। तो ड्यूल नेचर की जो स्टार्टिंग आई थी वो आपके पास आई थी डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने। किसने दी थी आपके पास? तो लिखो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है। ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव तो मोमेंटम निकाल तो दिए, मगर मोमेंटम और वेवलेंथ के एक रिलेशन बताया था डी ब्रोगली नेमी साइंटिस्ट ने। किसने बताया था? डी ब्रोगली। अब यहाँ पे लिखो आपके पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। यहाँ से आपके पास ड्यूल नेचर की स्टार्टिंग है। इसकी स्टार्टिंग है आपके पास ड्यूल नेचर की। तो साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रोगली, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसको बोलते थे डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और स्लैश डाल के लिख लें डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इस पूरे को बोलते थे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली नेमी साइंटिस्ट ने एक्चुअल में मोमेंटम का वेवलेंथ का रिलेशन बताया था। किसका बताया था? मोमेंटम का वेवलेंथ का रिलेशन। अब वो रिलेशन क्या था ये सिलेबस में प्रूफ करने को आता है। तो सवाल ये रहा, ए डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ में आप मोमेंटम और वेवलेंथ का रिलेशन देखते हैं। अब देखिए वेवलेंथ जो है वो किसका पार्ट है? वेवलेंथ इज द पार्ट ऑफ वेव और मोमेंटम इज द पार्ट ऑफ मास। तो इसलिए हम लाइट की नेचर को ड्यूल नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट की नेचर को ड्यूल। क्योंकि लाइट अभी तक पता ही नहीं चल सकी है कि लाइट है क्या, पार्टिकल है या वेव है। तो यहाँ से आपके पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की मदद से आपके पास स्टार्टिंग होती थी ड्यूल नेचर की। किसकी स्टार्टिंग होती थी? ड्यूल नेचर। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें आप रिलेशन जो ड्राइव करोगे वो मोमेंटम और वेवलेंथ का करोगे। तो वेवलेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ
wave, and momentum is the property of mass. That's why we can say light has dual nature या energy has dual nature. एक उसकी कुछ फिनोमिना सपोर्ट करते हैं लाइट इज अ पार्टिकल, कुछ फिनोमिना सपोर्ट करते हैं लाइट इज अ वेव। तो ये वो फॉर्मूला था जिसने आपके पास न्यूटॉनिक फिजिक्स की और आइंस्टाइन फिजिक्स के बीच में डिस्टिंग्विश किया। वो फॉर्मूला आपने कैसे टाइप करेंगे वो देखनी है आपके पास, या मैं आपको खुद ट्राई करने को दूँ, लिख के देता हूँ मैं, अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, शो दैट, वरना मैं कराता हूँ। एग्जामिनर ने कहा था शो करके बताओ लैम्डा बराबर होगा एच अपॉन पी। ये फॉर्मूला ड्राइव करने को होगा, इसमें लैम्डा का मतलब है डी ब्रोगली वेवलेंथ। शो दैट लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, ये फॉर्मूला आपने प्रूव करना है। आपको करने का टाइम भी मैं करा दूँ, बताइए मुझे अफराज साहब। ये पेपर में फॉर्मूला ड्राइव करने को आता है। पेपर में आता है शो दैट। बिल्कुल सही कह रहे हैं नमीर, अली सिद्दीकी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 स्टेप में हो जाएगा। याद रखें आपने एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एनर्जी आपने पढ़ी थी एच सी अपॉन लैम्डा, राइट, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। और एनर्जी आपने पढ़ी थी किसके बराबर है, एम सी स्क्वायर के। उसका मतलब बनेगा एम सी इंटू सी हो जाएगा। उसका मतलब हो जाएगा एनर्जी बराबर हो जाएगा पी इंटू सी के। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। एक इक्वेशन 1 बन गई, एक इक्वेशन 2 बन गई। अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट कर देंगे तो आपका ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। एनर्जी बराबर है एच सी अपॉन लैम्डा, एनर्जी बराबर है पी सी के। तो अगर मैं फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 को इक्वेट करूं तो मैं लिखूंगा इक्वेटिंग 1 एंड 2। इसका मतलब हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा बराबर हो जाएगा पी सी के। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब बन जाएगा एच अपॉन लैम्डा बराबर हो जाएगा पी के। और लैम्डा बराबर हो जाएगा एच अपॉन पी के। इसमें इस लैम्डा को बोलते थे डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या कहते थे इस लैम्डा को, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये जो लैम्डा है इस लैम्डा को कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है, कॉपी करने का टाइम भी उसको, ये कॉपी कर लिया पूरा, व्यू उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो फिर मैं इसके पास पेपर का एक सवाल देता हूँ। ये सवाल आ गया, इसका रेफरेंस आपके पास है, रेफरेंस देखो ए जून 4 का सवाल है, जून 4 का पूरा सवाल है। मैं इस पूरे सवाल की तस्वीर खींच के तुम्हारे ग्रुप पे डाल दूँ, ताकि अगर स्क्रीन आगे पीछे हो गया तो आप ग्रुप से भी चेक कर सकते हैं। ये पूरा सवाल है। इस पूरे सवाल की तस्वीर खींच के मैं ग्रुप पे डाल दूँ। जून 4 का सवाल है ये। ओके, लॉक हो गया।
ए टू बी, ये पूरे सवाल की तस्वीर खींच के मैं डाल दूँ। लास्ट पार्ट मिस हो रहा है बस एक सेकेंड, ये पूरा सवाल। जून 4, ये मैंने आपके पास ग्रुप पे डाल दी तस्वीर, ताकि एक बार स्क्रीन आगे पीछे हो जाती है तो आपके पास क्वेश्चन मौजूद है। जी कैसे करेंगे? पहले पार्ट में उसने पूछा है स्टेट द डी ब्रोगली रिलेशन, डी ब्रोगली रिलेशन एक्सप्लेनिंग योर सिंबल्स इन सिंबल्स यू यूज, स्टेट द डी ब्रोगली रिलेशन। तो पहली बात तो डी ब्रोगली का रिलेशन बताना है। तो डी ब्रोगली का फॉर्मूला था मोमेंटम बराबर था एच अपॉन लैम्डा के, या लैम्डा बराबर होता था एच अपॉन पी के। अब पी का मतलब बनेगा एम वी या एम सी। तो पहले पार्ट में तो आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। इसका मतलब बनेगा यू कैन राइट, आप क्या लिखोगे, स्टेट द रिलेशन। तो यहाँ पे आप लिखोगे डी ब्रोगली का रिलेशन। तो आप लिखोगे लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा, सॉरी मेरा कर्सर अभी सही मूव नहीं कर रहा, मुझे नीचे लिखने के लिए, लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, जिसमें लैम्डा का मतलब आपको बताना पड़ेगा वेवलेंथ, एच का मतलब बताना पड़ेगा प्लैंक कांस्टेंट। तो मेरे लिहाज से एक मार्क जो है वो प्लैंक कांस्टेंट बताने का था और एक मार्क फॉर्मूला लिखने का था। बाकी चीज़ आपको पता है, पी का मतलब मोमेंटम होता है, पी का मतलब मोमेंटम है, और मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो एक आपको लैम्डा डिफाइन करना पड़ेगा, सॉरी एच डिफाइन करना पड़ेगा, फॉर्मूला डिफाइन करना पड़ेगा। 2 मार्क है ना, तो 2 मार्क में एक मार्क होगा एच का और दूसरा मार्क होगा फॉर्मूला लिखने का। सर डी ब्रोगली वापसी दिखा रहा हूँ, तो मेरी स्क्रीन बंद हो गई, दिखा रहा हूँ मैं आपके पास। एक सेकंड रुको, शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन में आपके पास नोट 1, शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, एक सेकंड दिखा रहा हूँ। हम्म, अब तुम बोल रहे थे डी ब्रोगली का फॉर्मूला दोबारा से दिखा दूं। ये देखो, डी ब्रोगली की अगर तुम बात कर रहे हो तो फॉर्मूला देख लो उसका, ए टू बी क्वांटम, ये फॉर्मूला है आसान। शो दैट लैम्डा बराबर था एच अपॉन पी के, इस फॉर्मूले को बोलते थे डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा, और ये फॉर्मूला प्रूफ करने को आता था ए एस ए। ये मैं फॉर्मूला तुम्हारे ग्रुप पे डाल दूँ, आ गया होगा तुम्हारे ग्रुप के ऊपर, चेक कर लेना। अब मैं न्यूमेरिकल जो दिया था वो करवा रहा हूँ, और ये न्यूमेरिकल आपके पास कहाँ गया, रिकॉर्डेड नहीं, टॉपिकल, ये स्टेट द डी ब्रोगली रिलेशन एक्सप्लेनिंग एनी सिंबल यू यूज। तो आपने इसमें जो सिंबल यूज किए वो यूज किए लैम्डा बराबर है एच अपॉन पी के। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, पी का मतलब मोमेंटम, एच का मतलब नया था, उसको बोलते थे प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती थी 6.63 टाइम्स 10⁻−34 जूल सेकेंड।
जी अगला पार्ट हो गया इतनी देर में, क्या हो गया इतनी देर में, क्यों नहीं हो रहा भाई? एग्जामिनर बोलता है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है सर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा को इक्वेट कर देना, कर देंगे सर। डी ब्रोगली वापस दिखा, ये तो हो गया। अब एग्जामिनर सवाल में क्या बोलता है? एग्जामिनर बोलता है एक आपके पास, एग्जामिनर बोलता है an electron of mass m has the kinetic energy E. Show that the de Broglie wavelength lambda of this electron is given by this equation. Lambda बराबर है h अपॉन 2 अंडर रूट m 2 m e। इसमें E का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए सवाल में एग्जामिनर ने लिखा हुआ है। E का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, ये चीजें उसने बता दी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, इसको अंडरलाइन करने की आदत डालो। इसमें m का मतलब क्या है? m का मतलब है, E का मतलब है काइनेटिक एनर्जी और m का मतलब है मास। तो m जो है वो मास है किसका? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोलते हैं शो करके दिखाओ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब इस बात का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और अब इसका सवाल का अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो एक फोटोन बन रहा होगा, उस फोटोन की वेवलेंथ जो होगी वो ये होगी। क्या ये बात समझ में आई? अब्दुल रहमान साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि सर फोटोन का साइज सब एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटा होता है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फोटोन का साइज ही नहीं होता, क्योंकि फोटोन तो रेडिएशन है। फोटोन इज द नेम ऑफ एनर्जी। क्या एनर्जी का साइज होता है? एनर्जी की शेप होती है। फोटोन क्या चीज है? मैं उसको पैकेट बोल तो रहा हूँ, मगर ये किसका पैकेट है? उसके आगे का वर्ड तो देखो। फोटोन इज द पैकेट ऑफ ईएम रेडिएशन। ये एक इमेजनरी पैकेट होता है, ये कोई फिजिकली पैकेट नहीं होता कि ये आके आपकी बॉडी को हिट करे तो आपको कुछ फील हो। याद रखें ये एक इमेजनरी पैकेट है, इट हैज नो मास, इट हैज नो चार्ज। तो एक्चुअल में एनर्जी जो होती है उसका ना कोई साइज होता है ना उसको कोई मास होता है, राइट। इसलिए मैं उसको कंपेयर ही नहीं कर सकता एटम के सब पार्टिकल के साथ। चाहे वो आपके पास हाइड्रॉन हो, चाहे वो आपके पास इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो आपके पास कोई भी पार्टिकल हो। तो याद रखें अगर पार्टिकल की भी मैं सब पार्टिकल की बात करूंगा तो उसको कुछ ना कुछ मास एग्जिस्ट करता होगा, बट फोटोन हैज नो मास। अब्दुल रहमान के बात समझ में आई? फोटोन इज द पैकेट ऑफ ईएम रेडिएशन। न्यूटॉनिक फिजिक्स से निकले, क्वांटम फिजिक्स में दाखिल हो रहे हैं आप। वो सारी बातें जो पिछले 12-13 साल से आप पढ़ते हुए आ रहे थे, इस चैप्टर में आपको पता चलेगा गलत साबित होंगे। ये कोई फिजिकल पैकेट नहीं होता, बेवकूफ वाली बातें नहीं करो जुनैद सांगी। सर फिजिकल पैकेट है, कोई फिजिकल पैकेट नहीं होता। ये मैच बॉक्स का पैकेट थोड़ी है कोई कि मार्केट से खरीद के ले आया। जब लाइट लेजर की बात करें, लेजर लाइट अगर बॉडी में एंटर होती है तो स्किन को बर्न आउट कर देती है। एक जगह से एंटर होती है दूसरी साइड से निकलेगी। तो लेजर कोई आपके पास पैकेट का नाम थोड़ी। लेजर क्या है? लेजर एक ईएम रेडिएशन है, पैकेट ऑफ रेडिएशन आपके पास फोटोन है। ऐसा कुछ नहीं, आइंस्टाइन ने ये प्रूव नहीं किया था कोई फिजिकल पैकेट होता है, इसका सर्टेन मास होगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि, आइंस्टाइन की लॉजिक समझिए, आइंस्टाइन ने कहा क्या था? आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर दुनिया के हर पार्टिकल को, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो पूरा गुलशन हो, चाहे वो पूरा नॉर्थ नाजमाबाद हो, अगर मैं एनर्जी में कन्वर्ट करूँ तो एक्चुअली में कितनी एनर्जी जनरेट होगी। मास से एनर्जी का रिलेशन बताया था आइंस्टाइन ने, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। उसने कहा था कि अगर कोई भी मास स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने लगे तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपने मूवीज देखी होंगी बैक टू द फ्यूचर या फ्लैश के नाम से, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिए गए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगे उसके लिए मास, उसका मास कन्वर्ट हो चुका होता है एनर्जी के अंदर, तो वो एक फोटोन बन चुका होगा। अब वो फोटोन एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो फोटोन एक बॉल हो सकती है, वो फोटोन एक घर हो सकता है, वो फोटोन एक पर्सन हो सकता है। जो मूवी आई थी आपके पास कौन सी, मेट्रिसेस, उसमें ये तो दिखाई गया है कि मास, इंसान को मास से एनर्जी में कन्वर्ट करके ईएम रेडिएशन के थ्रू ट्रैवल कर दिया जाएगा। यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स की लाइन चाहिए आपको। तो इसका मतलब है अगर आपको दुनिया में ट्रैवल करना हो तो आपको एरोप्लेन की जरूरत ही नहीं है। अगर आइंस्टाइन की बातें प्रूव हो जाती इजी को mc स्क्वायर लार्ज स्केल के ऊपर, तो फिर होता क्या कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए एक ट्रांसमीटर चाहिए, एक रिसीवर चाहिए, दैट्स इट।
ये दो चीजें चाहिए बस, और एक फाइबर ऑप्टिक्स की लाइन। ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर क्या करेगा, आपके मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और ट्रांसमिट कर देगा थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स की लाइन। जहाँ पे रिसीवर रखा हुआ होगा, जैसे इजी लोड में रिसीव हो रहा होता है आपको बैलेंस, इसी तरह रिसीवर आपको क्या करेगा, एनर्जी से मास में कन्वर्ट करके दोबारा से रीशेप कर देगा। ये कॉन्सेप्ट है। क्या ये बातें समझ में आई, ऊपर से गुजर रही है? ये बहुत लंबी बहस है, मैं भी इस बहस में जाना नहीं चाह रहा। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया का हर मास अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने लगे, दुनिया का हर मास अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने लगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहा था उसने। एक मिनट, रुक जाओ, रुक जाओ। वेरी गुड शामिर, सही किया तुमने। जी किसी और साहब से सवाल हुआ या मुझे करवाना पड़ेगा? शामिर ने तो कर लिया है। रबिया साहिबा कहाँ हैं आप? अली सिद्दीकी, पार्ट सी का आंसर 9.35 कह रहे हैं आप। चेक करता हूँ मैं अभी। पार्ट सी का आंसर तुम कह रहे हो पॉइंट, क्या कह रहे थे तुम? एक सेकंड, नहीं, मेरे हिसाब से ये आंसर तो नहीं है। 9.35 पार्ट सी, पार्ट सी का आंसर 9.35 नहीं है। पार्ट सी का आंसर जो है वो है 9, अच्छा 9.35 सही है, 9.4, हाँ सही है। मगर मुझे भी चेक करने दो, पहले मैं करूंगा फिर उसके बाद बता सकता हूँ। जी जोया, सही किया है तुमने। देखें एग्जाम में, बेटा कोई बी वाले सारे फारिग हैं क्या? जुनैद सांगी साहब, बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं आपकी। अली सिद्दीकी, कुर्बान, अस्तान अरशद, 4 ए लेके बैठ गए आप, आता आता कुछ है नहीं आपको, कैसे करेंगे? बस आइंस्टाइन के पीछे पड़े थे। आइंस्टाइन कौन था? आइंस्टाइन को मारो गोली जो था बहुत बड़ी चीज था वो, मेरे आपसे सोच की ऊपर की चीज था आइंस्टाइन। देखें कैसे हो गए सवाल को। अब देखें, आपके पास एग्जामिनर ने कहा था m इज द मास और e इज द काइनेटिक एनर्जी, शो दैट दिस फॉर्मूला। अब जब किसी भी फॉर्मूले को आपने शो करना होता है तो आपकी चॉइस होगी लेफ्ट लेके चलो, राइट लेके चलो। इस फॉर्मूले में आपके पास जो करने की साइड है वो राइट हैंड साइड है, क्योंकि लेफ्ट पे आप कुछ भी नहीं सोच सकते। कोई ऐसा फॉर्मूला जो आपने कभी ना पढ़ो, एग्जाम में उस फॉर्मूले को शो करने को बोलता है, तो आपकी चॉइस है या तो आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो या उसकी राइट हैंड साइड ले लो। तो मैं इसकी राइट हैंड साइड लेता हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड पे बहुत कुछ है करने के लिए। मैं लिखूंगा टेकिंग राइट हैंड साइड। मैं क्या लिखूंगा? टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आपके पास लिखा हुआ है H/√2m E। सिंस ई का मतलब उसने बताया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ½ mv²। अब वो इलेक्ट्रॉन बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इसलिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ½ mv²। तो मैं इस ई को रिप्लेस कर दूंगा इस फॉर्मूले में, तो मैं रिप्लेस करूंगा तो बचेगा H/√2 टाइम्स m, और एनर्जी की जगह आ जाएगा ½ mv²। इसका मतलब बनेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर, एक सेकेंड, ½ mv², 2m और ½ mv², नहीं मुझसे गलती हुई है।
मैंने m से m को काट नहीं सकता, m से m मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब m से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास अंडर रूट के अंदर हो जाएगा m स्क्वायर और साथ में हो जाएगा v स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, m से m मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो याद रखें m से मैं m को काट नहीं सकता, यहाँ मैंने गलत दिखा रहा हूँ कटिंग, m को मुझे पूरा लिखना पड़ेगा और इस m को भी पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब बनेगा आपके पास सिर्फ 2 और m हाफ कैंसिल होगा, यहाँ पे m आएगा और यहाँ पे m आएगा। तो जब m और m मल्टीप्लाई होंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, इसका मतलब बन जाएगा h अपॉन एम वी, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, तो h अपॉन पी, तो h अपॉन पी बराबर होता था लैम्डा के। इसका मतलब हो गया मैं राइट हैंड साइड लेके चला और मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो यही लिखी हुई थी, लैम्डा बराबर है h अपॉन अंडर रूट 2 me। आपने क्या किया, e की जगह रिप्लेस कर दिया एम वी स्क्वायर, उसके बाद कैंसिल की, चीज़ें बाहर आ गई, इसका मतलब हो गया h की जगह आ गया आपके पास लैम्डा बराबर हो गया h अपॉन पी के। ये तो पहला पार्ट हो गया प्रूफ। अगला पार्ट, अगले पार्ट में एग्जामिनर आपसे बोलता है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस through which an electron initially at rest must be accelerated so that the d Broglie wavelength is equals to 0.04 नैनोमीटर। nm का मतलब है नैनोमीटर, द डायमीटर ऑफ द एटम। आपसे पूछते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, क्या बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। आपके पास इनिशियली एट रेस्ट था पार्टिकल, एक्सेलरेट कर रहा हो, जिसकी वेवलेंथ जो है वो 0.04 हो। तब आपने करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला A2 की अच्छी बात ये कि एग्जामिनर जो फॉर्मूला ड्राइव कराएगा वही फॉर्मूला आपके पास इस्तेमाल हो रहा होगा। इसका मतलब बनेगा मैं 0.4 नैनोमीटर इस फॉर्मूले में लिखूंगा, लैम्डा बराबर लिखूंगा h अपॉन अंडर रूट 2me, लैम्डा की जगह मैं वैल्यू डाल दूंगा 0.4, नैनो का मतलब था -9, h आपके पास प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 टाइम्स 10 पावर -34 अपॉन 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता था 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था 9.11 टाइम्स 10 पावर -31 इंटू ई और अंडर रूट। अब आप इस पूरे से क्या निकाल लोगे, एनर्जी, और एनर्जी बराबर थी वी क्यू के, ये बात याद है आपको, वी बराबर था डब्ल्यू अपॉन क्यू के। तो इधर से जो आंसर निकलेगा उस आंसर को जब तुम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास वोल्टेज आ जाएगा। शो करो कितना आ रहा है वोल्टेज, 9.4 आ रहा है, 0.94 आ रहा है, चेक करके बताओ। जी सॉल्व करें, कितना आंसर आया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2me के अंदर मैंने सारी वैल्यूज डाल के एनर्जी निकाली और इस एनर्जी को मैंने इक्वेट कर दिया वोल्टेज से, वोल्टेज बराबर है वर्क डन अपॉन चार्ज के, तो वर्क डन एक्चुअली में एनर्जी के बराबर होगा, तो v बराबर हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा एनर्जी जो कैलकुलेट होगी उसको तुम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता था, डाटा बुकलेट में लिखा होता है, जी हरी अब बताएं मुझे आंसर। ऐसे नादिल साहब, तो आपने किया क्या, इस सवाल के अंदर आपने, एग्जामिनर ने आपको जो चीज प्रूफ करवाई थी उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल किया, उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या किया, लैम्डा डाला, एच डाला और मास डाला, एनर्जी निकाल ली, वोल्टेज बराबर है वर्क डन अपॉन चार्ज के। सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। दुआ आंसर आया, किस किस के आंसर नहीं आ रहे, चेक करें क्या आंसर आ रहे हैं। अली सिद्दीकी, कुर्बान, अरीबा, ,
9.35। 1 मिनट में खत्म हो जाएगी आईडी में, नई आईडी भेज रहा हूँ।